पोलुओ महाद्वीप में हुआ और उसका जन्म सोटो सिटी में एक साधारण लोहार की दुकान में हुआ था। उसकी माँ की मार्शल स्पिरिट एक लकड़ी का तख्ता है जिसका कोई उपयोग नहीं है, और उसके पिता की मार्शल स्पिरिट एक जंग लगी हुई लोहे की तलवार है जो किसी सब्जी काटने वाले चाकू से भी कमजोर है। सच कहूँ तो हमारे परिवार जैसी मार्शल स्पिरिट पूरे दोलुओ महाद्वीप में दूसरी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसकी मार्शल स्पिरिट जागृत होने का दिन आया तो इन दोनों बेकार चीजों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब जागृति के घेरे से सुनहरी रोशनी आसमान की तरफ उठी तो वहां मौजूद समझदार अधिकारी भी हैरान रह गया। एक प्राचीन नक्काशीदार बैंगनी रंग का संदूक, जिसे सैंडलवुड स्वॉर्ड कास्केट कहा जाता है, भारी वजन के साथ उसके हाथों में आ गया। जब जागृति की रस्म शुरू हुई तो वह कतार में खड़े बच्चों के बीच था और उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। अधिकारी ने सबसे पहले हेनरी को बुलाया, जो एक गोलमटोल बच्चा था। उसका परिवार सिटी लॉर्ड के महल में काम करता था और उसके पिता भी एक स्पिरिट मास्टर थे। अभी अभी उसने अधिकारी को कहते सुना था कि आज जितने भी बच्चे आए हैं उनमें से हेनरी के स्पिरिट मास्टर बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। जब एक स्पिरिट मास्टर के बेटे को ही अपनी जागृति का पक्का भरोसा नहीं था तो इससे उसका दिल और भी बैठ गया। वह सोच रहा था कि वह तो बस एक लोहार का बेटा है। उसमें और तांग सेन में केवल यही एक समानता थी कि दोनों लोहार के बच्चे थे और दोनों की ही मार्शल स्पिरिट 6 साल की उम्र में जागृत हो रही थी। हेनरी की वाइल्ड बोर, जंगली सुअर स्पिरिट जागृत हुई, जो कि चौथे स्तर की स्पिरिट पावर थी, बिल्कुल उसके पिता जैसी। जागृति के बाद वह गोलमटोल बच्चा इतना उत्साहित हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह अपने पिता के पास दौड़कर गया, चिल्लाने लगा और अपनी स्पिरिट को हवा में उठाकर सबको दिखाने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब मैं भी एक स्पिरिट मास्टर बन गया हूं। अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि उसका प्रदर्शन अच्छा था। उसने अपनी डायरी निकाली और फटाफट कुछ नोट किया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। लिखने के बाद उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, नौजवान, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। वह गोलमटोल हेनरी भी पास में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और उसे देखकर आंख मार रहा था। अधिकारी के चेहरे से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अगले बच्चे को बुलाया। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, उसका दिल एक पल के लिए थमसा गया। फिर वह घबराते हुए आगे बढ़ा। उसके कदम शीशे की तरह भारी लग रहे थे। वह मन ही मन खुद का हौसला बढ़ा रहा था कि अगर जागृति असफल भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बुरा यही होगा कि वापस जाकर लोहा कूटना पड़ेगा। वैसे भी एक पुनर्जन्म लेने वाले के लिए कहीं भी गुजारा करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और फैसलाकुन मोड़ था, जो पिछली जिंदगी की कॉलेज प्रवेश परीक्षा से भी 10 गुना ज्यादा तनावपूर्ण था। अधिकारी ने उसे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाने को कहा। नीचे बने चक्र से सुनहरी रोशनी के कण ऊपर उठे और उसके शरीर में समाने लगे। वे रोशनी के कण जुगनुओं की तरह उसके चारों ओर मंडराने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी चीज से लिपट गया हो, और यह बहुत आरामदायक था। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसकी दाहिनी हथेली से कुछ बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा है। वह एहसास खुजली और गर्मी जैसा था। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और पूरा हॉल जगमगा उठा। सबकी आंखें उसी पर टिक गईं। जिन बच्चों की स्पिरिट अभी जागृत नहीं हुई थी, वे सब मुंह खोले देखते रह गए। अधिकारी की आंखें भी चमक उठीं, जिनमें उम्मीद और हैरानी का मिलाजुला भाव था। तभी एक प्राचीन नक्काशीदार बैंगनी रंग का संदूक, जो लगभग उसके जितना ही ऊंचा था, जमीन पर आ गिरा। अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? उसने अपने इतने सालों के करियर में ऐसी मार्शल स्पिरिट कभी नहीं देखी थी। एक लकड़ी का बक्सा इतनी चमकदार रोशनी कैसे पैदा कर सकता था? वह उसे बेवकूफ नहीं समझ रहा था, लेकिन वह खुद चुप रहा। उसने अपने दाहिने हाथ से संदूक को पकड़ा, आंखें बंद की, जैसे वह कुछ ग्रहण कर रहा हो। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों से एक सुनहरी चमक निकली। उसके दिमाग में वही पुराना दृश्य तैर रहा था जब बूढ़े हुआंग ने उसे यह संदूक सौंपा था। बूढ़े हुआंग का असली नाम हुआंग झेंटू था, जिन्हें 9 स्वॉर्ड्स हुआंग भी कहा जाता था, क्योंकि उनके 9 तलवारों के वार बेहद मशहूर थे। उनकी 6 उड़ने वाली तलवारों के नाम थे हुआंगलू, लोंगशे, सेंजी, बिंगडीलियन, फूचेन और रिया। उसकी आत्मिक दुनिया में वे सारी तलवारें हवा में तैर रही थीं। हर एक तलवार का आकार और रंग अलग था,
और उनसे अलग अलग तरह की ऊर्जा निकल रही थी। बूढ़े हुआंग ने कहा था कि अगर 6 तलवारें एक साथ बाहर आईं, तो वह उनका वजन सहन नहीं कर पाएगा। हुआंग ने अपने खुरदरे हाथों से तलवार को सहलाया, जैसे वह किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहे हों, और फिर उन सबको संदूक की गहराइयों में सील कर दिया। हर एक नया स्पिरिट रिंग मिलने पर ही एक तलवार अनलॉक होगी। उन्होंने एक विशेष तकनीक से उन 9 तलवारों के वार को स्पिरिट स्किल्स में बदल दिया था, ताकि पर्याप्त स्पिरिट पावर होने पर वे सीधे अनलॉक हो सकें। भले ही वह उन 9 तलवारों के पूरे रहस्य को न समझ पाया हो, लेकिन इस उपकार के लिए उन्हें गुरु कहना गलत नहीं होगा। उसे याद था कि जब बूढ़े हुआंग ओझल हो रहे थे, तो उनकी चिंता भरी आंखों में एक अधूरापन और उम्मीद थी, और वे आखिरी समय में अपनी अधूरी बात भी पूरी नहीं कह पाए थे। तभी अधिकारी ने संदूक को थपथपाया, जिससे उसके अंदर से खालीपन की आवाज आई। उसने फिर से थपथपाया, पर वह अंदर से खाली ही था। उसने एक ठंडी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखो। उसे लगा था कि आज उसे कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन यह तो सिर्फ उम्मीदों पर पानी फिरने जैसा था। एक लकड़ी का बक्सा आखिर किस काम का हो सकता था? लेकिन जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल बॉल को छुआ, अगले ही पल उसमें से एक बेहद खूबसूरत और चमकदार नीली रोशनी फूटी। वह चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अधिकारी के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव साफ दिखने लगे। अगर कहें कि किस्मत अच्छी है, तो स्पिरिट एक बेकार सा बक्सा है, और अगर कहें कि किस्मत खराब है, तो उसके पास जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर है। यह कैसा अनोखा और जादुई संयोग था! अधिकारी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर। बहुत बढ़िया। यह बोलने के बाद अधिकारी खुद भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। एक बेकार बक्से जैसी स्पिरिट और साथ में जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर, ऐसा मेल उसने खुद कभी नहीं देखा था। उसने उसकी पीठ थपथपाई और फिर से क्रिस्टल बॉल को देखा, जैसे उसे कुछ समझ ना रहा हो। पास में खड़े जिन बच्चों की जागृति हो चुकी थी, वे आपस में खुसर-पुसर करने लगे। जिन बच्चों के पास स्पिरिट पावर नहीं थी, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, और जिनके पास पावर थी, वे उसे उत्सुकता से देख रहे थे। कोई कह रहा था कि वह लकड़ी का बक्सा बहुत सुंदर है, तो कोई उसके काम के बारे में पूछ रहा था। एक चोटी वाली छोटी लड़की ने अपनी माँ से धीरे से कहा कि वह भैया बहुत शक्तिशाली है। यह सुनकर उसे मन ही मन थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अधिकारी ने उसे हेनरी के पास जाकर खड़े होने का इशारा किया। वह गोलमटोल हेनरी पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसे आते देखकर वह तुरंत पास आया और बिना रुके बड़बड़ाने लगा, लुआ ब्रदर, तुम तो सच में कमाल हो। अब तक आधे बच्चों की जागृति पूरी हो चुकी थी और उन्हें 2 कतारों में बांट दिया गया था, एक तरफ स्पिरिट पावर वाले और दूसरी तरफ बिना पावर वाले। पावर वाले बच्चों में सिर्फ वह और हेनरी ही थे। हेनरी सच में एक रईस या अधिकारी परिवार से था। जैसे ही उसने क्रिस्टल बॉल की वह चमकदार रोशनी देखी, वह तुरंत उसकी तरफ खिंचा चला आया और बड़े स्वाभाविक तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। उसने कहा, लुआ ब्रदर, तुम सच में बहुत धांसू हो। जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर। आगे चलकर सोटो एकेडमी में तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। यह कहते हुए उसने अपने बैग से केक का एक टुकड़ा निकालकर उसे दिया। उसने अपना हाथ हिलाते हुए मना कर दिया, क्योंकि मीठा कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। पिछली जिंदगी का सबक उसे अच्छी तरह याद था। एक नई जिंदगी मिलना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आर्किटेक्चरल, शारीरिक रूप से उसे अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखना था। लेकिन हेनरी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने केक का टुकड़ा एक बार में ही मुंह में डाल लिया और बोला, लुआ ब्रदर, तुम्हारी बॉडी बहुत शानदार है और तुम्हारे मसल्स भी है। तुमने यह कैसे बनाए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेकार की बात मत करो। 2 साल तक लगातार लोहा कूटा है, समझे? कुछ और होन हो, लेकिन ताकत और सहन शक्ति के मामले में वह अपनी उम्र के बच्चों में सबसे आगे था। उन दोनों के अलावा एक और बच्चा था जिसकी स्पिरिट एक दरांती थी और उसकी स्पिरिट पावर पहले स्तर की थी। वह भी एक साधारण परिवार से था। लेकिन हेनरी का उस बच्चे के प्रति व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह गोलमटोल बच्चा भले ही थोड़ा मतलबी या स्टेटस देखने वाला था, लेकिन उसके प्रति वह पूरी तरह से सच्चा और गर्मजोशी से भरा था। यह बात वह अच्छे से समझता था। हेनरी के पिता, जो खुद एक स्पिरिट मास्टर थे, सबसे आगे खड़े थे। हेनरी ने जैसे ही उन्हें देखा, वह चिल्लाया, पापा, यह लुआ ब्रदर है। इनके पास जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर है। मैंने इनसे वादा किया है
कि आप इनकी पहली स्पिरिट रिंग हासिल करने में मदद करेंगे। हेनरी के पिता यह सुनकर चौंक गए, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे से यह भी नहीं पूछा कि उसकी खुद की स्पिरिट पावर कितने स्तर की है। उन्होंने पूछा, बच्चे, क्या तुम्हारे पास सच में जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर है? उसने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं। जो मेरे बेटे का दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा फराजा है। मैं तुम्हारे लिए एक 100 ईयर स्पिरिट बीस्ट का शिकार जरूर करूंगा। तभी उसने देखा कि उसके पिता भीड़ को चीरते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने तुरंत हाथ हिलाया। उसके पिता ने हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे हेनरी के पिता को जानते थे और उन्हें लगा कि कोई झगड़ा हो गया है। उसके पिता ने तुरंत उसे अपने पीछे छुपा लिया। उन्हें डर था कि इन बड़े लोगों के बीच उसे कुछ हो न जाए। भले ही उसके पिता सिर्फ एक लोहार थे, लेकिन जब बच्चे की सुरक्षा की बात आती थी, तो वे किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने कहा, स्पिरिट मास्टर महोदय, मेरा बेटा अभी छोटा है। हेनरी के पिता हंसे और बोले, मैं भी सोचूं कि किसका बेटा इतना प्रतिभाशाली है, तो यह हमारे भाई लुआ का बेटा है। इस बच्चे की प्रतिभा अद्भुत है। काश मेरी कोई बेटी होती, तो मैं उसकी शादी इससे जरूर करा देता। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हेनरी ने बड़े मासूमियत से पूछा, लुआ ब्रदर, क्या तुम हमारे घर खाने पर आओगे? मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट रेड ब्रेज्ड पोर्क बनाती है। जागृति की रस्म पूरी होने के बाद उसके हाथ में 3 सर्टिफिकेट थे, स्पिरिट, स्वॉर्ड कास्केट और जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर। उसके पिता उन सर्टिफिकेट्स को बार बार देख रहे थे। पलट पलट कर उन्होंने उन्हें कई बार पढ़ा, जैसे वे हर एक शब्द को अपने दिमाग में छाप लेना चाहते हों। खुशी और गर्व के मारे उस मजबूत इंसान के हाथ कांप रहे थे और आंखें नम हो गई थीं। पास से गुजरने वाले एक पड़ोसी ने जब यह देखा, तो पूछा कि क्या बात है। पिता ने गर्व से वे सर्टिफिकेट दिखाए, जिसे देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गया। पिता कांपते हाथों से सर्टिफिकेट को छाती से लगाए हुए थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सोटो सिटी, बराक किंगडम में स्थित है, जो हेवेन डाउ सिटी के दक्षिण में दोनों राज्यों के बीच की सीमा पर है और दोनों के बीच दोस्ती का प्रतीक है। भले ही इसकी तुलना बराक के मुख्य अन्न भंडार से न की जा सके, लेकिन हेवेन डाउ सिटी के पास होने के कारण यहाँ का जीवन स्तर काफी अच्छा था। उसके पिता का लोहारी का काम अच्छा चलता था, इसलिए उन्होंने शहर के बीचों बीच एक 3 मंजिला मकान खरीदा था, जिसमें पहली मंजिल पर दुकान थी और ऊपर की मंजिलों पर वे रहते थे। जब वे घर पहुंचे, तो उसकी मां ने टेबल पर ढेर सारा खाना सजा रखा था, जिसमें उसकी पसंद की सारी चीजें थीं। मां को लगा था कि वह शायद कोई बेकार स्पिरिट लेकर आएगा, इसलिए उन्होंने उसे दिलासा देने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन जब उन्होंने पिता से सुना कि उसके पास जन्मजात पूर्ण स्पिरिट पावर है, तो उनके हाथ से चॉपस्टिक्स ही छूट गईं। वे दौड़कर आईं और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मां उसे चूमते और सहलाते हुए कहने लगी, मुझे हमेशा से पता था कि मेरा बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है। अब लग रहा था कि उनका अंतर्ज्ञान बिल्कुल सही था। पिता पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। पिता ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार में ऐसा कोई प्रतिभाशाली बच्चा पैदा होगा। अब देखते हैं कि कौन कहने की हिम्मत करता है कि लुआ परिवार की पीढ़ियां सिर्फ लोहा कूटने के लिए बनी है। खाने की टेबल पर माता पिता के कहने पर उसने एक बार फिर अपनी स्पिरिट उस बक्से को प्रकट किया। उस पर बने प्राचीन लकड़ी के पैटर्न बहुत खूबसूरत लग रहे थे और उसमें से एक भारी और तीखी ऊर्जा निकल रही थी, जिसे देखकर ही पता चलता था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। माता पिता ने काफी देर तक उसे देखा, पर उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया। जब वह उसे वापस रख रहा था, तो उसने संदूक को अपनी पीठ पर टांग लिया। तभी उसे एक झटका लगा। उसकी स्पिरिट पावर धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ रही थी। भले ही अभी कोई स्पिरिट रिंग न होने के कारण उसे यह नहीं पता था कि यह रफ्तार ध्यान, मेडिटेशन लगाने के मुकाबले कितनी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक यह संदूक बाहर रहेगा, उसकी पावर हर पल बढ़ती रहेगी। कोई बेवकूफ ही इसे छुपा कर रखेगा। उस दिन के बाद से वह खाते, सोते और लोहा कूटते समय भी उस संदूक को हमेशा अपनी पीठ पर लादे रखता था। माँ उसे इतने बड़े बक्से के साथ खाना खाते देखकर हैरान होती थीं और सोचती थीं कि क्या साधना करने का यह कोई अनोखा तरीका है। चूंकि वे खुद स्पिरिट मास्टर नहीं थे, इसलिए बेटे ने जो कहा, उन्होंने उसे ही सच मान लिया। उस रात वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर बिस्तर के पास रखे संदूक को छुआ।
वह 6 साल बाद होने वाले पूरे महाद्वीप के एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी एलीट टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा था। जब वह इस डोलुओं की दुनिया में आ ही गया था, तो इस बड़े मंच पर कदम रखे बिना जाना तो बिल्कुल बेकार होता। 3 दिन बाद हेनरी के पिता ने छुट्टी ली और उसे स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट ले जाने के लिए आए। गाड़ी में उन्होंने पूछा, इसे पीठ पर टांगने में थकान नहीं होती? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, इसे मैं एक कसरत मानकर करता हूँ। हेनरी के पिता को सच में एक बेटी की चाहत थी। जब भी वे किसी की छोटी बच्ची को देखते तो बस देखते ही रह जाते थे। हेनरी के 3 बड़े भाइयों को बचपन में उनके पिता जबरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहनाते थे, लेकिन वे चाहे जो भी पहन ले, दिखते पहलवान जैसे ही थे। हेनरी के पिता सिटी लॉर्ड के महल के सुरक्षा बल के कप्तान थे और 27वें स्तर के ग्रैंड स्पिरिट मास्टर थे। उनकी पत्नी ने एक के बाद एक 4 बेटों को जन्म दिया था, और यह सब सिर्फ एक बेटी की चाहत में हुआ था। बड़े बेटे के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ समय पहले हेनरी का जन्म हुआ, पर वह भी लड़का ही निकला। अगर उम्र ज्यादा न हो गई होती, तो शायद वे और बच्चे पैदा करते। उनका तीसरा बेटा हेनरी हंटर अभी 6ठी क्लास में था और स्कूल का स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट था। गाड़ी 2 दिनों तक चलती रही, जो बहुत आलीशान तो नहीं थी पर आरामदायक थी, और उसमें खाने पीने और पकाने का सारा सामान मौजूद था। हेनरी के पिता ने जंगल में ध्यान रखने वाली सारी जरूरी बातें उसे बार बार समझाईं। उन्होंने कहा कि अंदर जाने के बाद हमेशा उनके साथ रहना है और आधा कदम भी दूर नहीं जाना है। कौन से जानवर खतरनाक है, रात को कैंप कैसे लगाना है और आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटना है, यह पक्का करने के लिए कि उसे सब याद है। उन्होंने उससे सब दोहराने को भी कहा। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। वैसे कहानियों में यह जंगल बहुत तामसा लगता है, लेकिन कम स्तर के स्पिरिट मास्टर्स के लिए यह बेहद जानलेवा जगह हो सकती है। जब वह किताबें पढ़ रहा था, तो हेनरी के पिता पास में सूप उबाल रहे थे। जंगल की रातें बहुत ठंडी होती है। गाड़ी में उसने सिटी लॉर्ड के महल से उधार ली हुई स्पिरिट बीस्ट इलस्ट्रेटेड गाइड को पूरा छान मारा था। पूरे रास्ते उसने सिर्फ यही किताब पढ़ी थी, जो काफी मोटी थी। इसमें महाद्वीप के सैकड़ों स्पिरिट बीस्ट के रूप, उनकी आदतों और रहने की जगहों के बारे में लिखा था, जिसे दोनों साम्राज्यों और स्पिरिट हॉल ने मिलकर छापा था। इसमें लगभग सभी मुख्य जानवरों की जानकारी थी। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र ग्रीन स्वॉर्ड शैडो स्नेक नाम के एक जानवर पर पड़ी, जो एक बिना जहर वाला सांप था, जिसका सिर तलवार की तरह नुकीला था और वह नमी वाली जगहों पर रहता था। यह उसकी स्पिरिट के मिजाज से बहुत मेल खाता था। हालांकि स्पिरिट स्किल्स पहले से तय होती है, लेकिन सही जानवर की रिंग मिलने से उसका असर बहुत बढ़ जाता है। हेनरी के पिता ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी और कहा, यह सांप आसानी से नहीं मिलता। मुझे बस एक ही जगह याद है जहां यह देखा गया था। जब वे जंगल के अंदर पहुंचे, तो पैरों के नीचे सूखी और सड़ी हुई पत्तियों की परत किसी गद्दे की तरह लग रही थी और हवा में गीली मिट्टी की महक थी। रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि ऊपर के घने पेड़ों ने आसमान को पूरी तरह ढक दिया था। वे जितना अंदर जा रहे थे, नमी और पेड़ों का घनापन उतना ही बढ़ रहा था, और मच्छरों का झुंड भी बड़ा होता जा रहा था। हेनरी के पिता ने अपनी स्पिरिट भी ऑन कर ली थी, फिर भी मच्छरों ने उन्हें काट काट कर बेहाल कर दिया था। पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद संदूक की ऊर्जा की वजह से कीड़े उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसे लगा कि कीड़े शायद संदूक के अंदर की तलवार की ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे, जैसे छोटे जानवर किसी बड़े शिकारी को देखकर दूर भाग जाते हैं। हेनरी के पिता ने एक मच्छर को मारते हुए कहा, हम पहुंच गए। उनकी नजरें अब काफी सतर्क थीं। उन्होंने एक पेड़ के तने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ध्यान से देखो, यह सांप पेड़ों के तनों में छेद करके रहना पसंद करता है। इनका आकार उम्र के साथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए इनके बिल कभी जमीन में नहीं होते, हमेशा तनों के अंदर होते हैं। उसने भी अपनी आंखें गड़ा दीं और सामने एक बड़े पेड़ को देखा जिसे 2 लोग मिलकर भी न घेर पाएं। उस पेड़ में हाथ के पंजे जितना बड़ा एक गोल छेद था, जिसने उसका ध्यान खींचा। उसके अंतर्मन ने कहा कि इसके अंदर कोई स्पिरिट बीस्ट छुपा बैठा है। हेनरी के पिता ने तुरंत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और पहली स्पिरिट स्किल, वाइल्ड चार्ज, का इस्तेमाल किया। जंगली सुअर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी और सारे पक्षी डरकर उड़ गए। पेड़ का तना बुरी तरह टूट गया। उन्होंने 2 कदम पीछे हटकर दोबारा जोरदार टक्कर मारी, और वह पेड़ एक धमाके के साथ बीच से टूट गया। तभी छेद के अंदर से एक हरी परछाई किसी कमान से छूटे तीर की तरह सीधे उसकी तरफ लपकी। भाई, अगर तुम ये वीडियो एमवर्स यूट्यूब पर देख रहे हो,
तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब